हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है एक क्वेश्चन, जिसमें हम लोग किसी एक द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ क्वेश्चन इस तरह का है। निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनके मूल किस प्रकार के होंगे, उनकी प्रकृति बतानी है, उनका नेचर बताना है, तथा यदि इनके हल या मूल, हल का अन्य नाम मूल भी है, तो यदि इनके हल या मूल अस्तित्व में है तो उसे ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 3x² प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी आप लोगों को ये जो समीकरण दिख रहा है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण के रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो इस द्विघातीय समीकरण के मूलों की प्रकृति आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले किसी भी द्विघातीय समीकरण जिनके हल या मूलों की प्रकृति के बारे में आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे पहले उस द्विघातीय समीकरण में आप x² के गुणांक यानी a के पद को, फिर x पद के गुणांक यानी b को, और अचर राशि के रूप में जो c आती है उनके मान को अलग अलग लिख लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर समीकरण 3x² प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? द्विघातीय समीकरण या केवल समीकरण लिख सकते हो। 3x² प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 में हम क्या जानते हैं? x² का जो गुणांक होता है उसे a कहा जाता है। तो यहाँ x² का गुणांक की जो राशि है वो कितनी है? 3 है। इसलिए हम लोग यहाँ पर a इक्वल टू क्या कर देंगे? 3 करेंगे। अब अगला चीज़ है कि x का जो गुणांक होता है, तो यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है? +2 कहें या 2 कहें, तो यहाँ पर b के जगह पर क्या हो जाएगा? 2, तथा जो c की राशि होती है वो अचर पद के रूप में होती है। तो यहाँ पर देखेंगे अचर पद के रूप में कितनी राशि आई है? -7 की राशि आई है। तो यहाँ पर c का मान हम लोग लिख देंगे -7 है। तो सबसे पहले आपको द्विघातीय समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात करना होगा। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे? विविक्तीकर ज्ञात करेंगे, और इस विविक्तीकर को हम लोग d अक्षर से निरूपित करते हैं। तो विविक्तीकर ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण में एक सूत्र है, और वह सूत्र है आपका b² माइनस 4ac का। ठीक है, तो b² माइनस 4ac के सूत्र को फॉलो करके हम लोग किसी भी द्विघाती समीकरण का विविक्तीकर या d को ज्ञात कर सकते हैं। कई बार की किसी द्विघाती समीकरण में केवल और केवल विविक्तीकर या d ज्ञात करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो अब इस फॉर्मूला को आप लोग फॉलो करेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसमें क्या करेंगे? जहाँ जो राशि आई हुई है वहाँ पर उसके मान को पुट करोगे। जैसे यहाँ b आया हुआ है तो b का मान कितना है? 2, तो आप लोग यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस की राशि आई, माइनस का चिन्ह आया है तो माइनस डालोगे, 4 आया है तो 4 डालना है। अब देखोगे -4ac का पद कैसे बना है, तो ख्याल रखिएगा -4ac का जो पद बना है वो -4 इंटू a इंटू c से बना है। तो -4 इंटू a के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? a का मान 3 लिखेंगे, इंटू c के जगह पर कौन सा मान लिखेंगे? -7 का मान रख देंगे। अब इसे हल कर लेंगे तो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। उसके आगे यहाँ पर 4 का चिन्ह है माइनस में, 3 का चिन्ह आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, और 7 का चिन्ह है माइनस में। तो इनको आपस में गुणा करना है, तो पहले चिन्ह का गुणा कर लेते हैं। माइनस इंटू प्लस माइनस, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे? हम संख्याओं की गुणा करेंगे। तो 4 गुना 3 12, 12 गुना 7 कर देंगे, 12 7 84। अब ये दोनों राशि को आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 84 को जोड़ने पर कौन सी राशि प्राप्त होगी? 88 प्राप्त होगी, 88। यानी यहाँ पर d का मान 88 निकल गया। अगर किसी द्विघातीय समीकरण में यदि d का मान क्या हो गया? 0 से अधिक हो गया, d ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से अधिक कहने का मतलब है d का मान कोई धनात्मक राशि के रूप में आ गया, तो उस स्थिति में d का मान 0 से अधिक हो गया तो उस द्विघातीय समीकरण के दो असमान कहने का मतलब है अनइक्वल, उनके मानों में समानता नहीं होगी, वे अलग अलग मान वाले होंगे, तो वे दो असमान हल या मूल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा इस लिया गया एग्जाम्पल में क्या देख रहे हो? d का जो मान है 88 और d का मान 88 को हम लोग 0 से बड़ी राशि कह सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा 88 की जो संख्या होती है वो 0 से बड़ी होती है। तो d ग्रेटर देन है 0, अतः इस द्विघातीय समीकरण के हल या दो मूल होंगे और उसे हम लोग किसी भी मेथड से ज्ञात कर सकते हैं।
चाहे तो हम उसे गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो हम उसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे फिर द्विघातीय सूत्रण विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यदि उनके हल अस्तित्व में है तो हलों के अस्तित्व में होने का अर्थ क्या हो गया, अगर d का मान 0 से अधिक हो गया या d का मान 0 के बराबर हो गया तो उस स्थिति में समीकरण का या द्विघातीय समीकरण का हल अस्तित्व में रहते हैं। अस्तित्व में रहने का मतलब है उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन d का मान अगर 0 से छोटा हो जाए, समझ पा रहे हैं, यानी माइनस में आ जाए, तो उस स्थिति में द्विघातीय समीकरण के हल या मूल अस्तित्व में नहीं होते। इस द्विघातीय समीकरण के दो असमान हल होंगे या मूल होंगे। तो यहाँ पर है कि यदि इनके हल अस्तित्व में है तो उसे ज्ञात करिए। तो उसके हल अस्तित्व में है तो उसको कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए सबसे आसान पड़ेगा आप लोगों का द्विघातीय सूत्रण मेथड्स। ठीक है, द्विघातीय सूत्रण विधि से कोई भी द्विघातीय समीकरण का हल ज्ञात करना आसान होता है बाकी अन्य विधियों की तुलना में। फिर भी गुणनखंड विधि भी ठीक ठाक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी ठीक ठाक है। तो इनके हल या मूल आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विधियों की कोई उल्लेख या चर्चा नहीं है। अगर इस विधि में, अगर इस क्वेश्चन में किसी हल या किसी विधि की चर्चा होती कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करें, कि फिर कह सकते हो द्विघातीय सूत्रण विधि से ज्ञात करें, तो आपको संबंधित मेथड से ही उस सवाल को हल करना होता है। लेकिन ऐसा इसमें कोई भी शर्त नहीं है, इसलिए आप कोई भी विधि को अपना करके इनके हल या मूल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अतः इस द्विघातीय समीकरण के दो असमान हल या मूल होंगे। तो उनको कैसे तलाशेंगे आप, तो यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि द्विघातीय सूत्रण मेथड से या द्विघातीय सूत्रण विधि से किसी द्विघातीय समीकरण में x चर में, चूंकि ये समीकरण है इसलिए लिखोगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a का फार्मूला होता है। समीकरण का हल या मूल ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a का फार्मूला होता है। तो इसमें देखना क्या है कि आपको मान रखते जाना है, x इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है तो माइनस चिन्ह डाल दोगे, b का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 के रूप में, तो यहाँ पर 2 रख दोगे, प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट डी का मान रख दोगे कितना, तो डी का मान कितना ज्ञात किए हैं 88, तो 88 ज्ञात कर दोगे। डी का मान कितना ज्ञात किए हैं 88, तो आप इस जगह पर 88 का मान रख देंगे बाई 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 3 है, तो आप इसे 3 कर दोगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस, अब 88 को हम लोग चाहेंगे तो उसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, 4 गुना 22 के रूप में तोड़ सकते हैं, बट्टा 3 दूने 6 हो जाएगा। x इक्वल टू करेंगे -2 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो 2√22/6 के रूप में आ जाएगा, आएगा ना। अब फिर इनको और आगे ले जाते हैं, तो उस स्थिति में x इक्वल टू चर्चा हो जाएगी। जब इसमें प्लस माइनस की बात आ गई तो एक मान अल्फा में निकलेगा, तो अल्फा वाला जो मान होगा वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ -2 और यहाँ पर अल्फा की बात हो रही तो हम लोग प्लस वाला चिन्ह लेंगे, प्लस 2√22/6, और एक मान बीटा वाला मान होगा, तो बीटा वाला मान कैसे निकालोगे, तो बीटा का मान निकलेगा -2 और यहाँ पर प्लस के बदले में माइनस होगा, यहाँ पर अब -2√22 बाई क्या कर दोगे 6 कर दोगे। अब अल्फा इक्वल टू जब करोगे तो ये दोनों में कॉमन ले लेना है। अगर आप -2 को कॉमन लेते हो कि 2 को कॉमन ले लेते हो, अच्छा रहेगा कि -2 को कॉमन ले लेंगे, तो -2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन में 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -√22/6, और बीटा में भी अगर -2 को कॉमन लेते हो क्या बचेगा, यहीं पर 1, यहाँ प्लस आ जाएगा, तब जाके माइनस प्लस माइनस होगा, और यहाँ पर √22/6, ठीक है। अब इसमें आंसर में काटछांट करेंगे, 2 1 के 2, 2 3 6, इसमें 2 1 के 2, 2 3 6। अल्फा का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 × 1 माइनस √22/3, और बीटा का मान हो जाएगा -1 × 1 प्लस √22/3, ठीक है। इसके बाद इसको हल करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसको आगे हल करेंगे जब, तो अल्फा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इनको गुना कर देंगे आपस में, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह गुना है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 × 1 1 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर √22 है तो √22 बट्टा क्या कर दोगे 3 कर दोगे। बीटा का मान क्या होगा, इसमें भी गुना होगा, चिन्ह होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 1 × 1 1 होगा, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, फिर √22 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, ऐसे भी आंसर कर सकते हो, या फिर आप चाहेंगे तो इसको √22 - 1/3 और बीटा के रूप में हो जाएगा -√22 - 1/3।
ठीक है। अतः x इक्वल टू, आप इसके अल्फा बीटा के तौर पर x इक्वल टू कितना मान रखते हैं, √22 माइनस 1/3 या फिर -√22 माइनस 1/3। ये दोनों मान को आप लोग क्या कर लेंगे, आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी एक दिखाती समीकरण का हल या मूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात है कि अगर आपका d का मान 0 के समान हो जाए, मान के चलिए किसी किसी दिघाती समीकरण में ऐसा हो जाता है कि d का जो मान होता है वह कभी कभी 0 से बड़ा नहीं होकर 0 के बराबर हो जाता है। तो किसी भी दिघातीय समीकरण में d का मान अगर 0 के बराबर आ गया, फिर 0 के बराबर आ गया, तो उस द्विघातीय समीकरण के दो समान या बराबर हल या मूल होंगे। ठीक है, यानी d का मान यदि 0 के बराबर हो गया तो उस स्थिति में उस द्विघातीय समीकरण के दो समान हल होंगे या दो समान मूल होंगे। ठीक है, परंतु अगर नंबर थर्ड में यदि d का मान यदि 0 से छोटा हो गया तो उस द्विघातीय समीकरण का कोई हल या मूल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई हल या मूल नहीं होगा कब, जब d का मान 0 से छोटा हो जाए तो उस द्विघाती समीकरण का कोई हल या मूल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, चाहे आप कोई भी विधि आजमा लेंगे, कोई भी विधि अपना लेंगे, लेकिन आपको उस द्विघाती समीकरण का हल या मूल नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके हल या मूल उस स्थिति में नहीं माना जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो कोई भी एग्जाम में, चाहे वो हमारे बोर्ड एग्जाम की बात हो, चाहे स्कूली एग्जाम की बात हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, किसी भी द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में अगर पूछा जाए या फिर उसके विविक्तीकरण के बारे में पूछा जाए, या फिर कह सकते हो एक द्विघाती समीकरण का हल या मूल अस्तित्व में है कि नहीं है, उनके बारे में अगर पूछा जाए तो आप इस मेथड का उपयोग करते हुए आप इनका करेक्ट जवाब दे देंगे। ठीक है।